चलिए दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का 2026-27 सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जिसका अध्याय 1 है। पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि आखिर परिवर्तन क्या होता है। किसे कहते हैं परिवर्तन? परिवर्तन क्या है भाई? बदलाव। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो भी पदार्थ में बदलाव आते हैं उसे हम सब परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होता है वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है और तीसरा नाभिकीय परिवर्तन होता है। नाभिकीय परिवर्तन। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक परिवर्तन और तीसरा नाभिकीय परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं, ठीक। फिर हम लोग रासायनिक, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में याद रखिएगा कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का रूप अथवा हम लोग बोल सकते हैं कि उसका आकार, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि पदार्थ का अवस्था, जो कि कितना अवस्था होता है भाई? 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और तीसरा क्या होता है? गैस। तो पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रूप अथवा आकार अथवा अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है? परिवर्तन होता है। याद रखिएगा कि पदार्थ का रूप अथवा अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार का परिवर्तन जो भी होता है ना, वो क्या होता है? परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित का मतलब हुआ, परिवर्तित हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि रिवर्सिबल है ये। रिवर्सिबल का मतलब एक रूप से दूसरा रूप में बदला, फिर पुनः दूसरा रूप से पहला मूल रूप में वापस आ सकता है, ठीक है। उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा ना? इसका एग्जाम्पल होगा बर्फ। इस बर्फ को अगर हम सब गर्म करते हैं तो ये बर्फ किस में परिवर्तित हो जाता है? पानी में। बर्फ को गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई? पानी में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अब ये बर्फ है जो कि किस रूप से? ठोस रूप में होता है, और पानी किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। लेकिन जो ही इस पानी को हम सब क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अगर इस पानी को ठंडा करेंगे, बहुत कम तापमान पर ठंडा करेंगे, तो पुनः यह पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रूप अथवा आकार अथवा अवस्था, यानी कि ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, गैस से द्रव में परिवर्तित हो सकता है, गैस से ठोस में परिवर्तित हो सकता है, इसमें परिवर्तित होता है। और इसमें यह परिवर्तित होता है, मतलब यानी कि परिवर्तनशील होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण हो गया, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, और वही पानी को पुनः ठंडा करेंगे बहुत ही कम तापमान पर, तो वह पानी किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में। एक बात और याद रखिएगा, ये हो गया तो आपका पहला पॉइंट भौतिक परिवर्तन का, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। जो भी पदार्थ की रासायनिक संरचना होती है ना, वह रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, सिर्फ पदार्थ का क्या बदलता है? भौतिक अवस्था बदलता है। जैसे कि समझिए कि बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ये हुआ बर्फ का रासायनिक सूत्र। और पानी का भी, जल का भी रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि बर्फ का भी रासायनिक सूत्र H2O और जल का भी रासायनिक सूत्र H2O, दोनों में जो भी इसका रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही पानी का भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भाई ये तो नहीं बदला है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब आइए हम समझते हैं रासायनिक को। एक काम करते हैं, हम लोग बाद में लास्ट में करेंगे, क्योंकि यही परिवर्तन पर हम लोग का पूरे चैप्टर आधारित है, तो इसको हम सब इत्मीनान से करेंगे। अब हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर पर नाभिकीय परिवर्तन। तो नाभिकीय परिवर्तन में क्या होता है कि परमाणु का नाभिक में परिवर्तन होता है। परमाणु का नाभिक में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन से ना एक नए तत्व का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है कि नाभिक में परिवर्तन होगा तो नाभिक में परिवर्तन की वजह से एक नया तत्व ही बन जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे
नए तत्व का निर्माण होता है, नए तत्व का निर्माण होता है। अब नाभिक में परिवर्तन होगा तो एक नया तत्व बनना ही बनना है, क्योंकि नाभिक में क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बदलाव होने से दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा, जिससे एक नया तत्व बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मेरे पास है बेरिलियम परमाणु, इस बेरिलियम परमाणु के ऊपर में हम हीलियम अल्फा कण को हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 9 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4। जब इसको हम लोग इसके साथ बम्बार्ड कराएंगे तो एक नया तत्व का परमाणु बनेगा, जिसका परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 होगा, यानी कि कार्बन। यहाँ पर देख सकते हैं एक अलग तत्व है, ये एक अलग तत्व, ये दोनों तत्व आपस में क्या किए, बम्बार्ड कराया गया। बेरिलियम परमाणु के ऊपर में हीलियम के अल्फा कण को क्या किया गया, बम्बार्ड कराया गया, तो इससे एक नया तत्व का निर्माण हुआ। ना सिर्फ एक नया तत्व का निर्माण होता है, बल्कि अधिक मात्रा में इसमें क्या होता है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है। याद रखिएगा कि नाभिकीय परिवर्तन में यह जो क्रिया होती है अपरिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील का मतलब हुआ यहाँ पर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार बन गया तो पुनः वो ये वापस नहीं आ सकता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, परमाणु बम हो गया। सूर्य में जो उष्मा बनती है भाई, सूर्य के चारों तरफ आप लोग लपटे देखे होंगे फोन्स वगैरह में, इमेज में, यहाँ पर इमेज लगा दूंगा अगर पॉसिबल हो पाया तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे एकदम आग की लपटें निकल रही होती है। वो किसके कारण से होती है, नाभिकीय परिवर्तन की वजह से। ये नाभिकीय परिवर्तन जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, और दूसरा जो हुआ आपका नाभिकीय विखंडन हुआ। एक नाभिकीय संलयन और दूसरा क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन किसका उदाहरण है, सूर्य में जो उष्मा ऊर्जा निकलती है वो, और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम का उदाहरण है। अभी मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से फ्रेश में लिखूंगा, उसके बाद फिर से एक बार समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा बात। एक बार मैं यहाँ पर फिर से रिपीट पुनः कर रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रूप अथवा आकार, या हम सब बोल सकते हैं अवस्था, जो कि ठोस, द्रव और गैस, यही सब परिवर्तित होता है। इसमें पदार्थ का रासायनिक संरचना नहीं बदलता है। और यह जो भी भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे कि बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः उस पानी को ठंडा करने से बर्फ में बदल जाएगा। बर्फ का रासायनिक जो सूत्र होता है H2O, और पानी का भी रासायनिक सूत्र H2O। तो देख सकते हैं कि इसका रासायनिक संरचना नहीं बदला, हालांकि इसका जो अवस्था है ठोस से द्रव, ये बदल गया है। अब नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है कि नाभिकीय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है, और नाभिक में परिवर्तन की वजह से इसमें नए तत्व का निर्माण होता है। जैसे कि हीलियम परमाणु को बेरिलियम परमाणु के ऊपर में बम्बार्ड कराया गया तो एक नया तत्व का निर्माण हुआ, जो कि एक कार्बन, और इसमें क्या होती, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। नाभिकीय परिवर्तन दो प्रकार के, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। एक बार मैं पढ़ के बता भी देता हूँ कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का आकार अथवा उसका अवस्था तीन प्रकार के, ठोस, द्रव या फिर गैस। तो उसी में परिवर्तन होता है। कभी कभी ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, कभी कभी द्रव से गैस में, कभी कभी द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब आपस में ये खेलते रहेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ या तो नए तत्वों का निर्माण नहीं होता है, और पदार्थ का जो भी रासायनिक संरचना रहता है, केमिकल कंपोजिशन, वह नहीं बदलता है। पदार्थ का रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है, और ये परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब अगर कुछ नया पदार्थ बना तो वह नया पदार्थ पुनः मूल रूप में वापस आ सकता है। जैसे कि बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे तो बर्फ गर्म होकर के क्या बन जाएगा, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पुनः वही पानी को जब बहुत ठंडा करने लगेंगे तो पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि बर्फ को गर्म करने से पानी में परिवर्तित हो रहा है, पानी को ठंडा करने से पुनः बर्फ में मूल रूप में वापिस आ जा रहा है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। और याद रखिएगा कि इसमें रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। जैसे कि बर्फ का रासायनिक सूत्र H2O, तो जल का भी रासायनिक सूत्र क्या हुआ, H2O। इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है।
तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और उदाहरण जैसे कि कागज का फटना, कागज को फाड़ेंगे तो फाड़ने से पहले भी कागज था, फाड़ने के बाद ही कागज रहेगा। लेकिन कागज का जलना, क्योंकि कागज जलने से पहले कागज था, अब जलने के बाद क्या हो गया, राख बन गया है, तो वो दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे जल का वाष्प में बदलना, पानी को गर्म करेंगे तो भाप में बदलेगा, वही भाप को अगर हम ठंडा कर देंगे तो पुनः किसमें बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं नाभिकीय परिवर्तन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन में परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है। जो भी परमाणु का नाभिक होता है भाई, नाभिक एक हुआ परमाणु, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, दो चीज, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन की वजह से नए तत्व का निर्माण होता है। इसमें नए तत्व का निर्माण होगा तो याद रखिएगा अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होती है, ठीक है, जिससे परमाणु बम वगैरह बनता है। यह क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है भाई, एक बार बन गया तो फिर से वो दोबारा अपने मूल रूप में वापस नहीं जा सकता, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। नाभिकीय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नाभिकीय विखंडन, जिसका उदाहरण है परमाणु बम का बनना, ठीक है। दूसरा है नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय परिवर्तन, ठीक है। पढ़ा तो मैं दिया हूँ, बस इसे मैं एक सफ डायग्राम में, मतलब अच्छे तरीके से मैं लिख दिया हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। नाभिकीय परिवर्तन यानी कि अंग्रेजी में न्यूक्लियर चेंज क्या होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है। भाई नाभिक में क्या होता है, दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें परिवर्तन होता है। इसके में परिवर्तन की वजह से नए तत्वों का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि जब भी नए तत्व का निर्माण होता है नाभिकीय परिवर्तन में, तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होती है। सूर्य से जो लावा निकलता है, वहाँ से जो भी उष्मा ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में, इतना आग का लपटे होती है कि मत पूछिए। पता ही होगा कि सूर्य के बाहरी परत का जो तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर भी कौन सी प्रक्रिया हो रही होती है, नाभिकीय प्रक्रिया हो रही होती है। नाभिकीय परिवर्तन जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ नाभिकीय विखंडन और दूसरा हुआ नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या हुआ, परमाणु बम का बनना, ठीक है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या हुआ, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टॉपिक जो है पूरा चैप्टर को हमारा डिसाइड करेगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। जिसको अगर रासायनिक परिवर्तन ही नहीं पता है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को वही नहीं पता है, तो वो इस चैप्टर के बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटा पाएगा। तो समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। अंग्रेजी में इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। लिखने का तरीका ये है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संरचना बदलता है। जो भी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना रहता है ना, वो रासायनिक संरचना क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन याद करिए, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना नहीं बदल रहा था, अपितु उसमें पदार्थ की अवस्था बदल रही थी और नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक संरचना ज्यों ही बदलेगा तो पदार्थ जो भी होंगे वो बिल्कुल अलग पदार्थ बनेंगे, जिसका गुण धर्म जो होता है वो मूल पदार्थ से भिन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, दूध का दही में परिवर्तित होना। अब दूध एक अलग पदार्थ हुआ और दूध को हम रखे छोड़ देते हैं, उसमें दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं, फिर सुबह उठ करके देखिएगा तो वो दूध किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दूध जो है उसमें कुछ खास प्रकार के जीवाणु हुए, वो जीवाणु लगातार वृद्धि करते गए और वो जीवाणु लगातार वृद्धि करके किस में परिवर्तित हो गए, दही में। लेकिन जो दही में परिवर्तित हुआ, क्या वो फिर से अब दूध में परिवर्तित हो सकता है क्या, नहीं परिवर्तित हो सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, हमेशा नहीं, ज्यादातर सामान्यतः इरिवर्सिबल, यानी कि ये एक रूप से दूसरा रूप में जाएगा, पुनः वापिस
बहुत कम चांस है कि वापस आ सकता है। मतलब समझिए कि 99% केस में अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। उस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगर हम लोगों से पूछे कि उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि दूध का किस में बदलना, दही में बदलना। तो दूध जो हमारा दही में बदलता है ना, तो वह किसका उदाहरण हुआ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। दूध का दही में बदलना किसका उदाहरण हुआ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। फलों का पकना, फलों का पकना, जो फल पकते हैं, ठीक है, फल जो पकते हैं, वो सब फल जो पक रहे हैं वो किस कारण से पक रहे हैं, क्योंकि उनमें रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रही है। क्या वो पका हुआ फल अब फिर से, जो फल पका हुआ, क्या कभी वो कच्चा हो पाएगा, क्या फिर से उस प्रकार से हो पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब थोड़ा सा और हल्का सा और डीप में जाने का प्रयास करते हैं, आखिर ये सब रासायनिक परिवर्तन होता क्यों। एक उदाहरण अगर हम लोग और लेते हैं, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सिर्फ किसका रासायनिक संरचना है, कंपोजिशन किसका, कार्बन का है। यहाँ पर ऑक्सीजन में सिर्फ किसका कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का है। जबकि यहाँ पर जब दोनों आपस में मिल गए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का कंपोजिशन मिला है, कार्बन ऑक्सीजन, और एक नया चीज ही बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका जो गुणधर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का इन दोनों के गुण धर्मों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सब क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, आप समझेंगे। ये वो आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का हरकत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हरकत, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ योगदान होगा। यदि नाभिक का योगदान हुआ तो नाभिकीय परिवर्तन, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का को लेकर के कुछ हरकत हुआ तो वो हम लोग कहेंगे नाभिकीय परिवर्तन। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत होता है तो फिर क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर बल को लेकर के हरकत होता है, पदार्थ की अवस्था में जो भी बल होते हैं, आकर्षण बल को लेकर के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के हरकत होता है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत में यह दो चीजें हरकत हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो भी उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, हुई है। और या तो अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी होगा तो भी हम बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन दोनों में से कुछ भी एक होता है तो जी हाँ बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया हुई। कैसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहला के लिए हम बता रहे हैं, फर्स्ट के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पर हाफ लेते हैं, हाफ Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड। बट ये जिस हिसाब से देखने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्यों, समझिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, सोडियम का परमाणु संख्या 11। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ तक लाइट आ पा रहा है या नहीं। चलिए, कैमरा तो होल्ड अप कर पा रहा है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, ठीक है, 11 होता है। तो इसमें अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 1, इसका बाहरी कक्षा में सोडियम का कितना आया भैया, 1 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस की प्राप्ति, हर तत्व, सभी तत्व अक्रिय गैस की प्राप्ति करना चाहते हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन में होती है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन में। इनर्ट गैस को नोबेल गैस को पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जबकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आया है। अब इसके पास रहा ठहरा 2 ऑप्शन, पहला क्या बोलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा, काश मेरे पास 7 और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, काश मेरे पास 7 और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो भाई 1 है 7 और आ जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें तो भाई सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके लिए आसान क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना यानी कि ग्रहण कर लेना, या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना। क्या होगा इसके लिए आसान, तो इसके लिए आसान क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो भाई जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत रहेगा। अब मान लेते हैं इसके सामने में रास्ते से गुजर रही है क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या 17 है, 2 8 7। इसका बाहरी कक्षा में देखते हैं कितना है, 7 है।
7, ये भी 8 होना चाहेगा, ये भी अक्रिय गैस की प्राप्ति करना चाहेगा। तो 7 है, तो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 8 में आ जाएगा, अक्रिय गैस की प्राप्ति हो जाएगी। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो भी तो अक्रिय गैस की प्राप्ति हो जाएगी। अब समझिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, भाई एक्स्ट्रा है कमी है, एक्स्ट्रा है कमी है, तो बोलेगा कि हाँ क्यों ना हम दोनों आपस में ही क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो आ जाओ। तो सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन एगो क्रॉस हो गया, ठीक है। और क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 डॉट बिंदु, इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से दर्शा सकते हो या तो डॉट से। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दर्शा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको जाकर के यहाँ पर डोनेट कर दिया। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, याद रखिएगा जो त्याग करता है उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लिए और क्या बनाए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि सोडियम अपना 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कौन दिया, क्लोरीन को दिया, कौन, सोडियम दिया। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ। क्लोरीन लिया, सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत हुई, आदान प्रदान का मतलब लेन देन। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का नाम आ जाए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, लेन देन हो, समझ जाइएगा वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस प्रकार के आबंध को हम सब आयनिक आबंध कहते हैं, जो कि हम लोग आगे चल करके आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। अब कुछ क्या होता है कि साझेदारी वाला समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH4, जिसका नाम क्या है, ये मीथेन है। इसका निर्माण कैसे होता है भाई, तो समझिए यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 3 4 1 1 1, सारे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो बाहरी कक्षा में 1 देंगे, क्योंकि परमाणु संख्या 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 है तो 2 4। अब कार्बन है तो भाई मैं यहाँ पर कार्बन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब बात को समझिए, पहला कक्षा में कितना चाहिए अक्रिय गैस की प्राप्ति के लिए, याद करिए। देखिए यहाँ पर पहला कक्षा में 2, पहला कक्षा में 2, हमेशा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है, उसके बाद की कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 2 होना चाहेगा, यानी कि कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। और कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा। फिर ये जब 1 इलेक्ट्रॉन उधार मांगा, कार्बन दे दिया इसको, 4 में से कार्बन 1 दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो कितना बच गया भाई, कार्बन के पास 3 बचा। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई तुम उसको कैसे दिया, अब हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन, बोलेगा ले जाओ, तुम भी ले जाओ। अब इसके पास, कार्बन के पास खुद का 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये भी हाइड्रोजन मांगेगा, ये कार्बन बोलेगा तू भी ले जा यार, और तू भी ले जा यार। तो हाइड्रोजन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन से मांगा हुआ है, 2 हो गए, 2 यहाँ पर भी हो गए, खुद का 1 कार्बन से, खुद का 1 और 1 कार्बन से, 2 सबका हो गया। अक्रिय गैस प्राप्ति हो गई, किसमें, हाइड्रोजन में। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, कार्बन का 8 होना चाहिए, 4 ही है, 1 2 3 4, 4 तो खुद का है। तो अब क्या करेगा, कार्बन बोलेगा जब हम दिए तुम लोग से इलेक्ट्रॉन, तुम लोगों को अब हमको जरूरत है, अब तुम लोग हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ पर कार्बन सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। ये सेकेंड वाला यहाँ पर बना हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर क्या हुआ, साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की बात हो अथवा इलेक्ट्रॉन के लेन देन का बात हो, दोनों जो होगा वह किसका उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सब जो है मैं आपको समझाने के लिए किया हुआ हूँ, ये सब का सब समझाने वाला पोर्शन है, जबकि आपको जो पढ़ने वाला है, याद करने वाला है, कुछ समझने वाला है, ये है। होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया होगा तो आने वाले चैप्टर में समझाया जाएगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है।
और जो भी निर्मित पदार्थ होते हैं उसका गुणधर्म जो होता है वो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि दूध का दही में परिवर्तित होना, तो दूध से दही में परिवर्तित होना, तो दही का जो गुणधर्म रहेगा वो दूध से क्या रहेगा, टोटली डिफरेंट रहेगा, एकदम अलग रहेगा। फलों का पकना, कच्चा फल से फल जब पक जाएगा तो पका हुआ फल का जो गुणधर्म रहेगा अपने कच्चे फल से बिल्कुल अलग रहेगा। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो जो रासायनिक गुणधर्म कार्बन डाइऑक्साइड का है वह रासायनिक गुणधर्म ये ना तो कार्बन का और ना ही ऑक्सीजन का, इन दोनों से डिफरेंट होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। हम सब कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हरकत होगी तब समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब दो प्रकार से हरकतें हो सकती, या तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से हो सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में क्या होता है कि कोई तत्व जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वह अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस तत्व को दे देता है जिसके पास उतना इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। जैसे सपोज करिए कि आप कहीं खाने के लिए गए हो और वहां पर आपको रसगुल्ला बहुत सारा मिला हुआ, खाना उना आप खा लिए और उसके बावजूद भी 5 रसगुल्ला एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपका दोस्त जो है वो बोल रहा है कि बोल भाई हमको कुछ नहीं मिला हुआ है रसगुल्ला, यार हमको दे दो ना तुम। तो क्या करिएगा, आपके पास एक्स्ट्रा रसगुल्ला हो गया है ना, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपना रसगुल्ला उसको दे रहे हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो लेन देन हुआ। वो इलेक्ट्रॉन लिया है और आप इलेक्ट्रॉन दिए हो, लेन देन। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बनता है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। साझेदारी में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन एक तत्व देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ले लेगा। कहीं पिकनिक वगैरह पर जाते होंगे तो देखते होंगे आप लोग कि अगर किसी से 50 रुपये लग रहा है तो वो भी सामने वाला भी 50 बैठाएगा, और तीसरा भी बैठाएगा 50, चौथा भी बैठाएगा 50, इतना सबको बैठाना रहता है। इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए CH4 मीथेन में भी देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन बाद में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। इस प्रकार होता है रासायनिक परिवर्तन। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए, होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा।